वो हर तरीके से मजबूत बने रहें। डॉक्टर सरनजीत भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, एक मासूम सी बच्ची के ऊपर हमने देखा कि एक बड़ा आदमी उसके पैरों पर चल रहा है। अब क्या ये सही है? आगे जाके ग्रोथ पर कोई असर पड़ता होगा? उनकी फिजिकल एबिलिटीज पर कोई फर्क पड़ता होगा? देखिए, अभी तो फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक पहलू पर हमारी नजर जा रही है। जहां तक विनिंग की बात करूं तो यहां दो बातें हैं, एक विनिंग है और दूसरी चीज है विनिंग एट एनी कॉस्ट। मैं अपनी तरफ से समझता हूं कि विनिंग को तो अच्छा ही समझा जाना चाहिए और विनिंग एट एनी कॉस्ट को मैं अच्छा नहीं समझ सकता हूं। और अगर जहां तक रही बात, आप अगर इस बात की कहते हैं कि जो ब्रूटैलिटी है, जो फुटेज आप दिखा रहे हैं, ये भी काफी पुराने फुटेज हैं। यहां तक है कि अभी कई ऐसी और भी चीजें हैं, जैसे कई बार बच्चों को हाइपोबारिक चैम्बर्स में रखा जाता है जहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। इससे उनको ये साइंटिफिकली फिलहाल ये फायदा मिलता है कि उनका एंड्योरेंस लेवल बढ़ता है, उनकी बॉडी में आरबीसीज का नंबर बढ़ता है, जिससे उनका एंड्योरेंस बढ़ता है। लेकिन यह समझने की चीज यह है कि क्या विनिंग हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम उन बच्चों का बचपना छीन लें? मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूं किसी भी तरीके से। और रही बात, जहां तक आप इस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये चीज, इस तरीके की ट्रेनिंग सिर्फ चाइना में ही नहीं हो रही है। ये चाइना के अलावा रशिया में भी और जर्मनी में भी ये चीज होती आई है। और मैं आपको बस छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पर कि 1968 के जो मैक्सिको ओलंपिक्स हुए थे, उसमें ईस्ट जर्मन्स को 9 गोल्ड मेडल्स मिले। और फिर उसके बाद 72 के जो म्यूनिक ओलंपिक्स थे, उसमें इन्हें 20 गोल्ड मेडल्स मिले। फिर उसके बाद 1976 का जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक था, उसमें ईस्ट जर्मन ने 40 गोल्ड मेडल जीते। बिल्कुल, तो हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब ये एक 17 नहीं, प्लीज मुझे खत्म करने दीजिए कि 17 मिलियन की छोटी सी आबादी वाला कंट्री किस तरीके से 4 साल के डिफरेंस में अपने ओलंपिक्स आउटपुट को डबल कर देता है। और उसके बाद जब 1989 की बर्लिन वॉल गिरी है, प्लीज मुझे खत्म करने दीजिए, बर्लिन वॉल जब गिरी है, उसके बाद 1991 में कुछ कोचेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि पिछले 2 डिकेड्स तक उन्होंने 10 से 12 साल के बच्चों को ड्रग्स भी दिए। खाली ये फिजिकल ट्रेनिंग ही नहीं है, उसके अलावा उनको ड्रग्स भी दिए। और आज की तारीख में वो बच्चे जो कई हैं, उन्होंने उनको डॉक्टर सरनजीत जी, आपसे बातचीत जारी रहेगी। अखिल भी इस वक्त एक पॉइंट कहना चाहते हैं। जी अखिल सर, आप हमें ये बता सकते हो कि किस तरह से इंडिया के गोल्ड मेडल बढ़ाए जा सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अखिल जी। इसके जवाब के लिए थोड़े टाइम की जरूरत होगी। सबसे पहली चीज ये है, हमें जरूरत है स्पोर्ट्स मेडिसिन को समझना पड़ेगा, जिसके बारे में आज तक हम कुछ जान नहीं पाए। हमें यह नहीं मालूम है कि सिनर्जिस्टिक अप्रोच क्या होती है। हम होलिस्टिक अप्रोच के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हमारे यहां देखिए, मेडल जीतने के लिए 2 सबसे अहम चीजें हैं। पहली अहम चीज ये है कि वो दूसरे कंट्रीज वो कौन सी अच्छी चीजें कर रहे हैं जिनके बारे में हमें मालूमात नहीं है, और दूसरी चीज वो ये कि वो कौन सी गलत चीजें कर रहे हैं जिनके बारे में हमें मालूमात नहीं है। जो चीजें वो अच्छी कर रहे हैं, हमें उनसे बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी मेडल्स को जीतने के लिए, और जो वो गलत करते आ रहे हैं पिछले 113 सालों से, उन्हें करने से रोकना पड़ेगा, और सिर्फ तभी ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीजें हमें दूसरी कंट्री से सीखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब बता सकते हैं, क्या साथ के साथ अपने पास ऐसा मेडिकल स्टाफ है जिस तरह से वो हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं कि भाई उनको फिक्स किया जा सके? जैसे कि मैं तैयार हूँ भाई हर तरह से ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मुझे कोई इंजरी हो तो मुझे फिक्स कर दिया जाएगा? जी डॉक्टर सरनजीत, इसका जवाब देंगे आप? जी हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं इसका कि देखिए, मैं बताऊं कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में अभी हमें कुछ मालूमात नहीं है। मैं आपसे फिर ये बात कह रहा हूं कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि 8 साल के बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है, तो वो गलत हम लोगों को नेशनल कैंप के अंदर जाने के बाद ही पता लगता है पहले ये सिलेक्शन हो जाता है जीन लेवल पर कि उसे किस स्पोर्ट में डालना है, और अगर वो किसी टीम स्पोर्ट में होगा तो उसका क्या लेवल होगा, किस पोजीशन पे वो खेलेगा, वो भी डिसाइड हो जाता है। और उसके बाद उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग उसके बचपन से शुरू होती है, फिर उसकी फिजिकल ट्रेनिंग, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन, तमाम तरीके की थेरापेटिक मोडालिटीज का इस्तेमाल होता है। और डॉक्टर सरनजीत, हम यही जानना चाहते हैं कि भारत में इस चीज की कमी है। जैसे कि चाइना की हम बात करें कि लोगों का जो टैलेंट है उसको भांपा जाता है पहले, उसके बाद उस दिशा में बच्चों को ट्रेन किया जाता है। क्या भारत में इस तरह की जो कोचेस हैं कहा जाए, या इस तरह के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कमी आपको लगता है?
जी नहीं, कमी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कमी नहीं है, बहुत कमी है। मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूं कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में हम लोग बिल्कुल जीरो हैं। हमें फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में कोई मालूमात नहीं है, हमें न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं मालूम है कि एक फलां खिलाड़ी को कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितना फैट और किस तरीके का फैट होना चाहिए, उसकी बॉडी में कितना रेशियो उसको पानी का उसका इवन इनटेक कितना होना चाहिए, किस तरीके के सप्लीमेंटेशन होने चाहिए, हमें कोई मालूमात नहीं है। मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूं कि वहां पर इवन एक आई स्पेशलिस्ट आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में लगा है, एक डेंटिस्ट आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, एक एक्यूपंक्चरिस्ट, एक एक्यूपेशनिस्ट, तमाम आप जब भी देखिए ये जितनी भी टीमें जो जीतती हैं उनके साथ एक बहुत लंबा स्टाफ होता है, स्पेशल तरीके के मसाज स्पेशलिस्ट होते हैं। ये वो तमाम अच्छी चीजें हैं जिनके बारे में अभी हमने शुरुआत क्या सोचा भी नहीं है, और अभी इसका एक ही पहलू हम लोग देख रहे हैं। अब जहां पे आज जो जिस चीज का हम लोग मुद्दा लेकर के चल रहे हैं कि बच्चों की ब्रूटैलिटी का, तो मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि एकेडमिक्स में क्यों मना है बच्चों के ऊपर फिर हाथ उठाना, कि अगर हाथ उठाने से ही अच्छा होता है बच्चा, तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि एकेडमिक्स में ये चीजें तमाम कंट्रीज में और हमारे कंट्रीज में भी आप देखते होंगे कि टीचर हाथ नहीं उठा सकता है, तो वहां पर खेल में क्यों हाथ उठाएगा? और एक बात, और दूसरी बात, क्या उस मेडल लाने के लिए वो ब्रूटैलिटी ही चाहिए? जी नहीं, एक चैंपियन को ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है जिसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरीके से, किस लेवल पर, अगर कभी आपका चैनल मुझे टाइम दे तो मैं बताऊंगा कि सारा ओलंपिक जितने भी रिकॉर्ड्स आज तक बन रहे हैं और बनते आ रहे हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन ड्रग्स। इसको प्रूव करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर कभी भी आप मुझे टाइम देते हैं तो। बिल्कुल, अखिल यहाँ पर मौजूद है कि जिस तरह से अभी डॉक्टर सरन जी कह रहे हैं कि बहुत एक पूरी टीम होती है जो आपका परफॉर्मेंस जो है उसको बेहतर करने में और आपको मेंटली प्रिपेयर करने में आपके ऊपर मेहनत करती है, तब आप ओलंपिक्स में पहले जाते हैं। आप तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाले हैं, आप बताइए, इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं? कोई मनोवैज्ञानिक होता है जो आपको बताता है कि अपने लक्ष्य पे फोकस रहिए? किस तरह की टीम आपके साथ रहती है जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ओलंपिक्स के लिए? बिल्कुल, उनकी बात पूरी तरह सच है। और रही मेडिकल स्टाफ की बात, जाने से पहले शायद आपने भी सुना होगा, कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है एक्सपर्ट, बॉक्सिंग टीम पे साथ आ रहे हैं खेलों के अंदर, लेकिन बहुत सारी कमी, अगर वो सुधर जाएंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। बाकी रवि सर, आपको काफ़ी आंकड़े जानकारी है आप आंकड़ों में, तो आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं उसकी बेहद कमी है। यहाँ पर हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे, अखिल आपका और साथ ही में रविकांत जी आपका, डॉक्टर सरनजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के